फिल्म शोले का एक डायलॉग आप सभी ने सुना होगा, जब कहते हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक उसी तरह 90 के दशक में एक नाम बहुत चर्चा में रहा। कोई उसे लोगों का मसीहा कहते थे तो कोई उन्हें अपराधी कहकर बुलाता था। नाम है लाल खंड। अब आप पूछेंगे कि इस लाल खंड की चर्चा आज मिरर मीडिया पर क्यों हो रही है। आपको पता होगा कि धनबाद में एक प्रकरण चल रहा है, एक विधायक और एक थानेदार के बीच नोकझोंक की। झारखंड के डुमरी के विधायक जयराम महतो अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं और कहते हैं कि आज से 20 साल पहले चले जाइए, इस क्षेत्र को लालखंड कहा जाता था और यहां के लोगों को लालखंडिया। जिसके बाद एक बार फिर लालखंड शब्द जो है वो ट्रेंड में आ चुका है। लोग जानना चाह रहे हैं कि लालखंड आखिर कौन है, लालखंड कहां से आए थे, लालखंड अभी कहां को चले गए, उनकी मंशा क्या होती थी, उनका मोटो क्या होता था। आज हम लोग इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने के लिए और खासकर लालखंड और लालखंडिया पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार और भाजपा नेता राजीव ओझा के साथ हम लोग हैं और राजीव जी से हम लोग सीधे संवाद करेंगे और एक सफल चर्चा का प्रयास करने का कोशिश करेंगे। राजीव जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मिरर मीडिया में। एक शब्द अभी ट्रेंड कर रहा है, लालखंड। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र में लालखंड का एक समय वर्चस्व हुआ करता था। जब लोग सुनते थे लालखंड का नाम तो उनके अंदर भी डर व्याप्त हो जाता था। तो ये लालखंड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, लालखंड कौन थे, लालखंडिया किसे कहा जाता था, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए प्रभास जी, सबसे पहले तो मिरर मीडिया को धन्यवाद और मिरर मीडिया के सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। ये लालखंड शब्द का जो प्रयोग हुआ है और लालखंड जो आया हुआ है ये 1971 के आसपास में ही टुंडी विधानसभा में आ चुके थे। 1971 में उस टाइम आपका कांग्रेस से चुनाव जीत के चपलू बाबू कांग्रेस से चुनाव जीते हुए थे। वो वैचारिक रूप से वाम विचारधारा के थे और छात्र राजनीति से वो वाम के राजनीति से आए हुए थे। उसी पीरियड में 1971 से लेके 1977 तक का पूरे महाजन खोरी का आंदोलन जो चला था और महाजन खोरी आंदोलन जो चलने से वही महाजन खोरी को नाम कन्वर्ट होकर लालखंड में आ गया और लालखंड के बाद धीरे धीरे वही लालखंड जब बीच पूरे झारखंड में फैल गए, पूरे बिहार का एक तरह से, और आदिवासी जो क्षेत्र थे हमारे छोटा नागपुर हो, संथाल परगना हो या आपका पूर्वी सिंहभूम हो, ये इलाका पूरा फैला। उसके बाद ये धीरे धीरे लालखंड से ही उत्पत्ति किया गया एक आंदोलन को जो झारखंड के रूप में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने दिया उसका नाम झारखंड, लेकिन रियल है ये बाम और लाल झंडा का ही है लालखंड। तो आपने जैसे कहा कि आदिवासी लालखंड जो है, जो लालखंडिया होते थे वो अमूमन किस समुदाय से आते थे, वो अपना रैन बसेरा कैसे कहाँ डालते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, और ये लोग आखिर वो तो कहते थे कि हम सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या थी, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए लालखंड किसी विशेष करके जाति वर्ग में नहीं फैला हुआ था। एक जाति को जो कि शिक्षित नहीं था, शोषित था, उसको उन लोगों ने दिमागी रूप से कन्वर्ट करके वायदे पे उसको जोड़ा गया। जबकि यह नहीं है कि सिर्फ आदिवासी ही लालखंड में, यदि आदिवासी लालखंड हुआ करते तो आपको बताते थे उसमें जो नंदचंद महतो उर्फ गांधी जोनल कमांडर, वो तो महतो है, वो तो आदिवासी नहीं। एक भी आदिवासी जोनल कमांडर में नाम नहीं है। जो जोनल कमांडर इन लोग के हुआ, जोनल कमांडर आपका पहला उसमें जो जोनल कमांडर थे नंदूचंद महतो थे, उर्फ उसका गांधी नाम से जाना जाता था। दूसरा नाम था प्रयाग मांझी। ये लोग कहाँ के हुआ करते थे? ये सारे देखिए, ये सारे एक्चुअली हुआ करते थे ये आपके टुंडी के ही है, जैसे तोपचाची के हैं, टुंडी के हैं। लेकिन यहाँ जो नक्सली का गतिविधि चलता था वो नक्सली गतिविधि गुरेला दस्ता जो आते थे वो सिर्फ झारखंड के यहाँ का नहीं आते, वो ट्रेनिंग देने के लिए, वो ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से आते थे, नेपाल से आते थे, आपके पश्चिम बंगाल से आते थे, श्रीलंका से आते थे। वो गुरिल्ला दस्ता जंगल में रह के, जंगल में यहाँ के जो लोकल, इसमें भी 5-6 कमेटी होते थे। 5 कमेटी क्या होते थे? एक किसान क्रांतिकारी कमेटी, ग्राम कमेटी, उसके बाद नौजवान कमेटी, उसके बाद आपका नारी शक्ति कमेटी, उसमें से जो पंचायत लेवल का कमेटी होता था, तो
पंचायत लेवल का जो कमेटी में ग्राम के आदमी जुड़े हुआ करते, वो मुखबिरी का काम करते थे। वो जो जब वहां से यहाँ आते थे ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए, और वो पंचायत कमेटी में उस पर काम करते थे। ग्राम कमेटी, जैसे आपको ग्राम कमेटी का काम क्या था, जैसे आपको जो अनाज होता था उसका लेवी लिया करता था, ग्राम कमेटी का काम था। तो लालखंड एक्चुअली से नक्सल का ही शब्द है और नक्सली ही है। यदि कोई बोलता है कि हम लालखंड है तो समझ लीजिए नक्सली है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, लालखंड को आपने नक्सल से जोड़ दिया। लालखंड और नक्सल में अंतर क्या है ये बताइए। देखिए, लालखंड ही नक्सल है, सिर्फ एक विंग है। जैसे किसी भी संगठन के 10-12 विंग होता है, उसी तरह से एक वो विंग है। अच्छा, तो लालखंड जैसे आपने कहा कि उनके अलग अलग उनकी सब कैटेगरी थी, पंचायत में वो थे, नारी सशक्तिकरण में वो थे, तो ये सब जब वो कर रहे थे तो फिर क्या समाज के लिए लालखंड जो है वो घातक था, या समाज के लिए लालखंड लाठी का सहारा करता था? देखिए, शुरुआती तौर पे जो इन लोगों ने आंदोलन 1971 के आसपास में जब चपलू बाबू के टाइम में हुआ था, ये सबसे पहले शुरुआती तौर में इन लोग शिक्षा पे आधारित भी किया। इन लोग रात्रि विद्यालय चालू किए थे। अच्छा। जो कि यहाँ रात्रि विद्यालय में जो किए वो ग्रामीण क्षेत्र पे, जो रूरल डेवलप विशेष करके पिछड़ा दलित आदिवासी क्षेत्र में थे, वहाँ के लोगों को शिक्षित के नाम पे उन्होंने क्लास लगाना शुरू किया विद्यालय पे रात में, और महाजन खोरी के रूप में इन लोगों ने धीरे धीरे इसको आंदोलन को विहब दी। रियल देखिएगा तो शिक्षा पे जाके कब्जा किए थे। वो नहीं चाहते थे क्या भैया? चपलू बाबू जो थे, चपलू बाबू कांग्रेस के टिकट से सांसद थे, गिरिडीह के रहने वाले थे। उसका नाम था चपलू भट्टाचार्य, और चपलू भट्टाचार्य गिरिडीह के रहने वाले थे। वो शुरुआत किए वो विशेष रूप से छात्र राजनीति, उसका मार्क्सवाद और लेनिनवाद से ही प्रभावित थे। उसी टाइम टुंडी में सबसे ज्यादा, टुंडी विधानसभा में सबसे ज्यादा, उसके बाद आए रामदयाल दास जी, शायद रामदयाल दास जी तक के पूरा प्रभाव में रहा, जो ना उसके बाद 90 के दशक में पूरे भी भारत में फैल गया नक्सली का। नक्सल शब्द जैसे आप बोले कि ये पूछ रहे हैं कि जो भाई लालखंड और नक्सल, तो दोनों चीजें एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जैसे आपको बता दें, कोई संगठन होता है तो छात्र विंग अलग होता है, किसान मोर्चा अलग होता है, उसी तरह से इसका एक है। और ये लालखंड इसलिए नाम दिया गया कि लाल झंडा के नीचे जो क्रांति किया गया उसी को बोला गया लालखंड। और लालखंड इसलिए और दिया गया कि ये इलाका जो उत्तरी झारखंड का इलाका जो है, ये विशेष करके माइनिंग्स के क्षेत्र पे गिना जाता है। चाहे आप लोहरदगा चल जाइएगा तो वहाँ पत्थर आयरन का है, धनबाद आइए कोयला का है, जमशेदपुर चल जाइए लोहा का है। तो ये इलाका पे जो, इस इलाका पे जो कोलियरी इलाका पे और आपका ये लो अस्क वगैरह इलाका पे ही लालखंड बोला जाता है। जैसे लोहरदगा में लालखंड से नाम से जाना जाता था, धनबाद में टुंडी जैसे लाल, क्योंकि यहाँ का मिट्टी भी लाल है और उग्र रूप में माना जाता है। लाल झंडा के नीचे, लाल मिट्टी के नीचे क्रांति को पैदा करने के लिए लालखंड का नाम दिया गया था। तो मतलब हम लोग ये जानना चाहते हैं राजीव जी कि लालखंड समाज के लिए अच्छा था या बुरा था, साफ शब्दों में बताइए। देखिए, जिस परिस्थिति में, आप एक बात बताइए, लालखंड समाज के लिए तो देखिए कोई भी नक्सल या आतंकवाद संस्था समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन जिस परिस्थिति में नक्सली का उत्पन्न हुआ है महाजनखोरी आंदोलन को लेके, उस परिस्थिति में देखिएगा तो एक तरह से मैंने हर आंदोलन के रूप में देता है, वो समय की मांग, उस समय की मांग थी। देखिए कि उस समय महाजनखोरी का आंदोलन ऐसा नहीं है कि महाजनखोरी में से मैंने ये हुआ, रियल में कुछ न कुछ आदिवासियों के साथ हुआ था। तो आदिवासी, जब एक बात बताए, आप हमें 10 रुपया को हमको दे दिए पैसा और उसका ब्याज कर दिए 70,000, तो हम क्या करेंगे? या तो आपका जान लेंगे या तो अपना जान लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम जो है एक दिन राजगंज गए थे। राजगंज के एक झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनका नाम अभी हमारे दिमाग से स्किप हो रहा है, लेकिन जब हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था कि हम लोग महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, दिसोम गुरु के साथ में थे। शंकर महतो उनका नाम है, शंकर किशोर महतो जी। तो शंकर किशोर महतो ने कहा कि हम लोग महाजनी प्रथा के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। महाजनी प्रथा की जब हम बात सुनते हैं, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में आपको रुचि रहती है, आपको जानकारी भी है। महाजनी प्रथा में महाजन कौन थे, और क्या महाजन किसी एक जाति के वर्ग के लोगों को कहा जाता था, या महाजन स्पेशली महाजन कहा किसको जाता था? देखिए, महाजनी प्रथा का जो मामला था, विशेषकर जो जमींदार था, उसमें कोई विशेष जाति प्रथा का नहीं था। जो जमींदार था वो महाजन था, जिसकी जमीन ज्यादा था, और वो जमीन के एवज में, जैसे आज के डेट में गांव घर में एगो कहल जाता है खवाद,
जो हमारे भागे ले ले जमीन, तो उस पे जो दलित किसी को भाग में लेता था और उसके बाद उसको मैंने नहीं देता था, अत्याचार होता था, तो वही महाजन प्रथा। महाजनी प्रथा ये नहीं है कि जो विशेष करके कि जब ब्राह्मण है या राजपूत है, या महाजन प्रथा वही था कि जमीन, लेकिन विशेष करके टारगेट उस वक्त जो लिया गया था महाजनी प्रथा में, उस महाजनी प्रथा में ज्यादातर स्वर्ण और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति थे। इसमें एक दिन हम लोग महाजनी प्रथा पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो है लालखंड। तो अच्छा ये बताइए कि लालखंड जैसे भर्ती होती होगी, जिस तरह पुलिस में बहालियां होती है, नक्सली में बहाली होती है, उसी तरह लालखंड कैसे चुना जाता था कि मैं लालखंड बन जाऊंगा, या मतलब विस्तार से इसको बताइए कि लालखंड आखिर आते कहाँ से थे, उनका रहन सहन कैसा रहता था, उनका रहन बसेरा कहाँ पर हुआ करता था? देखिए मेरी जानकारी, जब मैंने पत्रकारिता करता था तो मैंने पहला पत्रकारिता मैंने एक अखबार पे शुरुआती एक सप्ताह की साप्ताहिक अखबार आता था, वो मैंने ज़्यादा दिन उस पर काम नहीं किया था, मैंने उस पर 5 या 6 दिन ही काम किया था। तो मैंने उस टाइम एक वैकेंसी का पेपर का कटिंग हमको किसी माध्यम से मिला हुआ था, उग्रवादियों में बहाली बाय पे वैकेंसी निकला हुआ था, वो मैंने 7 डेज अखबार एक था उस पर मैंने लगाया था। तो जब उसको लगाया तो उस टाइम अखबारों में क्या होता था कि जो खबर छूटती थी ना, तो दूसरे जैसे प्रभात खबर में कोई खबर छपा तो दूसरे हिंदुस्तान में नहीं छपा, तो हिंदुस्तान में उस बीट को जो देखता था उस बीट वाले को बोला जाता ये खबर क्यों छूटा। तो उसी तरह से वहाँ हम जिस पीरियड में ट्रेनिंग के रूप में प्रभात खबर में थे, तो उस टाइम विष्णु राजगढ़िया जी के नज़र में पड़े थे। विष्णु राजगढ़िया जी बोला, बाय द वे कुछ मेरे पत्रकार मित्र हैं, उनमें से 2-3 पत्रकार बोला कि ये खबर कौन लिखा है, बोला ये लिखा है, तो बोला कि इस लड़का को लेके आओ। तो उस वक्त मुझे आपने लिखा था उग्रवाद में बहाली? उग्रवाद में बहाली नहीं लिखा था, उग्रवादियों ने निकाला वैकेंसी। अच्छा। बाय द वे वो फॉर्मेट बना हुआ था, मतलब उनकी वैकेंसी आई थी, जैसे कि नाम पता। हाँ। अब रही बात कि नक्सली कौन बनते थे, नक्सली का आपको नक्सली जो ज्यादातर दबे कुचे शोषित हुआ करते थे वही व्यक्ति बनते थे, अशिक्षित थे वही नक्सली रियल में पुलिसिया अत्याचार से भी नक्सली बना है। ज्यादा जाति पुलिस किए हैं, और ये यहाँ के जो मूलवासी उस टाइम देखिए संयुक्त बिहार हुआ करता था, नो डाउट की बात है कि संयुक्त बिहार हुआ करता था, यहाँ के मूलवासी उतने मजबूत स्थिति में नहीं थे। यहाँ के जो भी माइनिंग्स वगैरह का जो भी पैसा होता था ज्यादातर बिहार पटना तरफ की चला जाता था, और यहाँ अशिक्षित बहुत ज्यादा था। तो ये वहाँ आखिर संयुक्त बिहार में जैसे आपका आरा छपरा या बिहार उत्तर बिहार या उधर के जो ज्यादातर पुलिस इधर बन, और जो डांट डपोज या प्रताड़ित करता था उसके खिलाफ जाके नक्सली बना था। रियली देखिएगा तो पुलिस के खिलाफ ही नक्सली बना था, न जबकि महाजनखोरी एक आंदोलन था। महाजनखोरी आंदोलन के बाद वो उसको जबरदस्ती पुलिस के रूप में उसको लालखंड नाम दे दिया गया, और वहीं से जाके झारखंड का आंदोलन। यदि शिबू, मान लीजिए हम एक बात बताते हैं, यदि वो नक्सली थे तब तो शिबू सोरेन भी नक्सली थे, आज भी मानता है आदमी सभी शिबू सोरेन नक्सली था लालखंड का, लेकिन शिबू सोरेन का तो सारा केस बरी हो गया था। वो एक आंदोलन चलाया था, जैसे आंदोलन भाषा आंदोलन। आप भी एक बात बताइए, आप भी भाषा आंदोलन में थे, तो आपको क्या क्रांतिकारी कहा जाएगा क्या? नहीं, वो एक दौर था, भाषा आंदोलन हुआ, उस समय सभी लोगों ने समर्थन किया। तो आज भी भाषा आंदोलन के जो भाषा आंदोलन के बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए थे, वो अपने आप को क्रांतिकारी लिखता है। तो क्या भगत सिंह है क्या, चंद्रशेखर आजाद है क्या? अच्छा, हमने जो है राजीव जी से जानना चाहा कि लालखंड आखिर कौन है, लालखंडिया किसे कहा जाता है, क्योंकि जब आप देखेंगे अभी हालिया कुछ दिनों में, कल से जब लाइव जयराम महतो ने आकर लालखंड और लालखंडिया शब्द का विश्लेषण कर दिया, तब जो है लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, लोग जानना चाहने लगे कि आखिरकार लालखंड है कौन, लालखंडिया किसे कहा जाता है। तो हमने ये प्रोग्राम सेटअप किया लालखंड के ऊपर, और जो हमारे साथ गेस्ट देख रहे हैं राजीव जी, इनको हमने कहा कि आज हम लोग लालखंड पर चर्चा करने वाले हैं। मोटा मोटी जो बात हुई उससे यह निचोड़ निकल कर आ रहा है सामने कि लालखंड जो हुआ करते थे वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने झारखंड को बचाने के लिए हर तरह की लड़ाई में हिस्सेदारी लेते थे। हालांकि कुछ उनके ऐसे भी कारनामे सामने आए हैं जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करता हो। नक्सली विशेष करके जो जल जंगल जमीन का बात आती है, तो जल जंगल जमीन की बात को मैंने एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ज्यादातर जल जंगल जमीन पे यदि किसी ने कब्जा किया है तो नक्सल ने कब्जा किया है जी। और एक चीज बता देता हूं, यह स्पष्ट रूप से बात सच्चाई है कि नक्सली कभी समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल। और यदि कोई नक्सली अपने आप को नक्सली का शोभित बोलता है कि मैं नक्सल हूं, तो फालतू का बात करता है।
अभी आपने देखा होगा कि सरकारें जो है वो नक्सल के प्रत्यार्पण का जो है मुहिम चला रही हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन आप अगर पीछे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वो समय की मांग थी और समय की मांग के कारण वो पनपा और वो उसी तरह समाप्त भी हो गया। क्योंकि नक्सल या लालखंड की अगर बात करें तो वो उतना ही देश के लिए घातक है जितना कि अन्य अपराधी थे। हालांकि उस समय क्या सिचुएशन झारखंड का हुआ करता था, उस समय शिक्षा का स्तर क्या था, उस समय जातीय वैमनस्यता किस तरह फैली हुई थी, उस समय महाजनी प्रथा और अन्य तरह के तमाम ढोंग ढकोसले से लोगों को लादा जाता था, जिसके खिलाफ बिगुल फूंका गया। लेकिन आज के समय में अगर अपने आप को कोई नक्सल से जोड़ता है तो वो सीधा और सीधा कानून का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। लेकिन हम लोग इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते एक सवाल आपसे हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जयराम जी ने कहा कि यह धरती जो है वो तोपचांची की धरती, यहाँ लालखंड बोला जाता था और यहाँ के लोगों को लालखंडिया बोला जाता था। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसको समर्थन करता हूँ, या फिर उनके बातों में ये नहीं नजर आता है कि वो अपने आप को लालखंड कह रहे हैं या दिस दैट, वो जिस तरह से अपना लाइव में बोल करके चले गए। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या राय रखना चाहते हैं? आखिरकार जयराम महतो ने ऐसा कहा तो क्यों कहा और उसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, जयराम महतो ने जो कहा वो परिस्थिति विशेष पे कहा। जयराम ने ये नहीं कहा कि मैं लालखंड हूँ। रियल में उस टाइम टुंडी तोपचांची के व्यक्ति को लालखंड कहा जाता था। यदि टुंडी तोपचांची के व्यक्ति कोई आता था और उसको पता चल जाता था कि टुंडी का व्यक्ति है तो उससे दूरी भागता था जी। तोपचांची का व्यक्ति तो उसको रात्रि विश्राम के लिए रहने नहीं दिया जाता था, उसे वायदे नक्सल बोला जाता था। टुंडी और तोपचांची का व्यक्ति थाना पर यदि किसी तरह से जाता था तो उसको थाने पे अलग से जमीन पे बैठाया जाता था। जाति टुंडी और तोपचांची के व्यक्ति को कपार पे नक्सली लिख दिया गया था, चाहे किसी भी जाति का। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी। मैंने अपने आंख में देखा हूं जी, मैं खुद अपने आंख में टुंडी और तोपचांची के व्यक्ति के नाम से यदि आते थे एसपी ऑफिस पे तो बोलता था ये नक्सली है, थोड़ा कान पे बोला जाता था। टुंडी तोपचांची के व्यक्ति के साथ पुलिस अत्याचार के रूप में देखता था, सीधा नक्सली के नाम पे उसको किया जाता था। और ये कब की बात है भाई? मैं आपको बता दूं, ये मुझे याद है कि मैं बचपन में जब रहा करता था तो कुछ कुछ ऐसे घटनाएं पुलिस आती थी, तो जैसे आते गांव घर में आता था तो उस टाइम आपको बता दें ये ज्यादातर 90 से 92 के बीच में मैंने खुद देखा हूँ इस चीज को। और आपको 90-92 तक तो नक्सल चरम पे था टुंडी पे। तो कुल मिलाकर जो चर्चा हमने की है इस पर आपकी क्या राय है वो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। और इसी तरह के चर्चाएं, डिबेट्स एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक पहल के साथ और जानने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाजार में वो शब्द निकल कर आ रहे हैं, वो पुराने घाव को उकेरे जा रहे हैं। आखिरकार वो चीज़ें जब सामने आई तो उसके कुछ मायने होंगे। लोगों को जानना चाहिए कि आखिरकार वो चीज़ें हैं क्या। अगर जैसे लालखंड शब्द की अगर फिर से एक बार चर्चा हुई तो हमने चाहा कि लालखंड पर एक प्रोग्राम पूरा किया जाए और लोगों को इससे जोड़ा जाए और कैसे इसकी अधिक से अधिक जानकारी लोगों को मिल सके। आखिरकार लालखंड क्या था, इस पर हमने चर्चा किया। वो देश के लिए कितना घातक हो सकता है, उस पर भी हमने चर्चा किया। और राजीव जी ने साफ तौर पर कहा कि नक्सल और लालखंड दोनों एक हैं। बहुत मायने में इनके सोच विचार, इनका काम करने का तरीका, रूप रेखा सब मिलता है और ये कहीं से भी पुलिस, कानून और देश के लिए अच्छा साबित नहीं होते हैं। ये देश के लिए हमेशा घातक साबित होते हैं और ऐसी विचारधारा देश में नहीं पनपनी चाहिए। और पिछले दिनों में जो हुआ उन चीज़ों को भूल करके और अभी के हिसाब से, अभी के तरीके से, संविधान के तरीके से, कानून के तरीके से आपको चलना है, हमें चलना है। लेकिन इसके अलावा भी और कई टॉपिक हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजीव भाई से बात करेंगे और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, जल जंगल जमीन के बारे में बात करेंगे, दिसोम गुरु के बारे में बात करेंगे, बाबा साहब के बारे में बात करेंगे, शिबू सोरेन के बारे में बात करेंगे और विनोद बिहारी महतो के बारे में बात करेंगे। तमाम लोगों के बारे में हम इस मिरर मीडिया के मंच पर आप लोगों से जुड़ेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही और इसी तरह के अन्य चर्चाओं में जुड़ें, हमसे कनेक्ट हों और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं।